कल हम लोगों ने ये देखा था कि जो कीमत लोच है तो आय लोच और प्रतिस्थापन लोच को मिला करके ज्ञात की जाती है। हम लोगों ने एक फार्मूला कल डिराइव किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू के एक्स ई आई प्लस 1 माइनस के एक्स इंटू ई एक्स, यानी एक्स वस्तु के प्रति लोच क्या है और एक्स वस्तु पर व्यय की जाने वाली मात्रा क्या है, तथा वाई वस्तु की लोच क्या है और वाई पर व्यय की जाने वाली मात्रा क्या है। इसके आधार पर हम कीमत लोच की गणना करते हैं। एक हम लोग न्यूमेरिकल से इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा समझने में ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न है कि मान लिया कंज्यूमर स्पेंड्स 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन गुड यक्स वस्तु पर अपनी आय का 1/5 हिस्सा खर्च करता है। ठीक है, जो भी वट एवर इनकम ही हैज और सी हैज, he will consume X commodity and he will spend 1/5 of his or her income। ठीक है, जितनी भी आय उसके पास होगी उसका 1/5 वह यक्स पर खर्च करेगा। और कह रहा है कि इनकम एलास्टिसिटी फॉर यक्स इज गिवन, इट इज इक्वल टू 2। जो एलास्टिसिटी है यक्स की ये कितनी है, 2 के बराबर। और जो एलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यक्स तथा अन्य वस्तुओं के मध्य में, हम व्यवहार में केवल एक वस्तु का उपभोग नहीं करते, बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो हम कोई एक वस्तु जो एक्स उपभोग कर रहे हैं तो यक्स का अन्य वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापन की लोच क्या है वह दिया हुआ है, वह 3 है। यानी एलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है, 3। इतनी वैल्यू दी हुई है। तो कह रहा है फाइंड आउट एलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इन दिस केस। तो इस स्थिति में कीमत लोच ज्ञात करना है। अभी पीछे आपने देखा कि कीमत लोच का फार्मूला है के एक्स ई आई, क्या है, के एक्स ई आई प्लस 1 माइनस एक्स इंटू इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यही ना जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, वो यही है। अब हम क्या करते हैं कि इस जो वैल्यू हमको दी हुई है इसी में हम फिट कर देते हैं ना। कि एक्स कितना है, आय का हुआ भाग जो हम एक्स पर खर्च करते हैं वो बराबर है 1/5 ना। ये यहाँ जो के एक्स है वो कितना हो गया, 1/5। अगर हम किसी आय का 1/5 के एक्स पर खर्च करते हैं, इसका मतलब जो बच गया वह हम के एक्स के अलावा अन्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं, वही ना। तो अगर 1/5 के एक्स पर खर्च करते हैं तो इसका मतलब यह है कि शेष अमाउंट ऑफ योर इनकम यू विल स्पेंड ऑन अदर कमोडिटीज, जिसे हम वाई कहेंगे, जेड कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो इसका मतलब कि जो अन्य वस्तु पर आप खर्च करेंगे वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। यानी जब आप टोटल में से 1/5 घटा देंगे तो बचेगा 4/5। इसका मतलब कि 4/5 अपनी इनकम का भाग आप अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगे, यही ना। अगर आप 1/4 एक्स पर खर्च कर रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इनकम विल बी स्पेंट ऑन अदर कमोडिटीज, तो वो होगी 4/5। इसके बाद दोनों का ई इलास्टिसिटी आपको दी हुई है। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कितनी है, 2। तो इसके गुणे 2 और इसके गुणे 3, यही तो भाई इनकम इलास्टिसिटी कितनी है, 2 दी हुई है
और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है 3, तो हमने दोनों की वैल्यू में 2 और 3 का गुणा कर दिया, कंप्लीट हो गया ना। और आप करेंगे तो आ जाएगा 14/5, हल करेंगे कितना आ जाएगा 14/5 और 2.8 कितना आ जाएगा 2.8। तो अब जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 2.8। आप इसको हल करके फार्मूले में केवल फिट कर देना है। कभी कभी वैल्यू आपको दी रहती है, पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आप बताइए। और जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वह है, और इलास्टिसिटी ऑफ जो इनकम इलास्टिसिटी है, दोनों को जब मिला देते हैं तो दोनों एक के बराबर, ठीक है। तो अगर kx बराबर 1/5 है और EI 1 है तो ES ही 1 होगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो गया 1/5 गुणे 1, 4/5 गुणे 1 बराबर 1/5 प्लस 4/5 बराबर 5/5 बराबर 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इनकम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वह 1 के बराबर होगा, क्योंकि पूरा का पूरा दोनों मिला करके ही तो पूरा होता है, तो दोनों 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो होगी वह 1 के बराबर हो जाएगी। अगर दोनों 1-1 है तो इलास्टिसिटी कीमत की भी लोच कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये देखो बहुत सारे छोटे मोटे प्रश्न हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जानबूझ करके इसमें इसलिए पढ़ लिए क्योंकि यह सब के सब स्टेटमेंट हैं और अलग अलग से परीक्षाओं में इसी रूप में पूछ लिए जाते हैं कि इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इतना है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इतनी है तो इलास्टिसिटी ऑफ पी क्या होगी, या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इतना है पी इतना है तो इनकम की इलास्टिसिटी क्या होगी, इनकम इलास्टिसिटी इतनी है और पी इतना है तो सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी क्या होगी। मतलब एक दूसरे के आधार पर, क्योंकि यह जानना आपके गणित जानने का सूचक नहीं है, यह जानना आपके स्टेटमेंट की क्लैरिटी की परख है कि हाउ क्लियर यू आर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, कि जो लोच के कॉन्सेप्ट हैं उनसे आप कितने परिचित और कितने फेमिलियर हैं। हमेशा जब रीजनिंग आप जान लीजिए, जैसे आप फिगर बनाते हैं, कोई फिगर बहुत अच्छा तब बनता है जब आपको फिगर की फिजियोलॉजी पता होती है कि आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और जब आपको यह पता होता है कि हमको एक्सप्लेन क्या करना है तभी फिगर अच्छा बनता है। इसका मतलब अच्छा फिगर का बनना, फिगर के बारे में सब कुछ जानना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप केवल फिगर जानते हैं, उसके बारे में पीछे कुछ नहीं जानते हैं तो अच्छा फिगर नहीं बना सकते। और इसी तरह से अगर आप फिगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका मतलब उसके पीछे क्या है वो भी आप नहीं जान रहे हैं। इसलिए फिगर कभी भी आप, अक्सर होता क्या है कि आप जैसे तटस्थ ऐसे बनता है, आपने ऐसे ही रख लिया पूरा, तो यह आपको कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। अगर आपको ये पता है कि ऐसा क्यों होता है तब आप बढ़िया बनाएंगे, और जहां बना रहेगा वहां फट से बता देंगे कि यह ऐसा क्यों बना हुआ है। इसका मतलब जरूरी फिगर नहीं है, जरूरी फिगर के पीछे का इतिहास, भूगोल है जिसके आधार पर बना हुआ है। जैसे आप जब उसमें ज्योमेट्री में निर्मेय लिखते थे ना, लिखते थे कि कैसे बनाए, उसकी प्रक्रिया लिखते थे ना रेखा गणित में, तो वो प्रक्रिया जितनी सही आप लिखेंगे उतना सही वो आपका चित्र बनेगा, और जितना सही चित्र बना रहेगा उतना ही सही प्रक्रिया लिख पाएंगे क्योंकि उसी को एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे बना है। कैसे कैसे बना है यह आप एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बनाते समय आपको मन में पता होना चाहिए कैसे कैसे ये बनेगा। इसका मतलब कि किसी एक से आपका काम नहीं चलेगा, आपको दोनों पता होना चाहिए। चित्र भी अच्छा बना होना चाहिए और बनाने के पीछे की रीजनिंग भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कि मांग की लोच को, कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
कुछ सामान्य प्रश्न जब आता है तो प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। कारक में पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है, वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। सामान्य वस्तु होती है, या आप कह सकते हैं कि आवश्यक आवश्यकता होती है, आरामदायक होती है, और विलासिता की होती है। पीछे हमने बहुत विस्तार से देखा कि यह जैसी वस्तु होती है वैसी ही मांग की लोच होती है। अगर बहुत आवश्यक आवश्यकता है तो ऐसे संदर्भ में मांग प्रायः बेलोचदार हुआ करती है। जैसे आपको खरीदना अनिवार्य है, तो जब अनिवार्य खरीदना है तो दाम कम है ज़्यादा है क्या फर्क पड़ता है, बिना उसके आप जी नहीं सकते। अगर ऐसी कोई वस्तु है तो कितनी भी महंगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आरामदायक वस्तु होगी या जिसका थोड़ा उपभोग आप पोस्टपोन कर सकते हैं, या यूँ कहिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, होती तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत दुख की बात भी नहीं है, तो यहाँ सामान्यतः लोचदार होती है। लेकिन जब विलासिता की वस्तु होती है तब यहाँ बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब यह है कि वस्तु कैसी है यह डिसाइड करती है कि वस्तु की मांग लोचदार होगी कि बेलोचदार होगी या आरामदायक होगी। हमने आपको एक उदाहरण देकर बताया था कि कोई वस्तु इन इट सेल्फ न तो नेसेसरी होती है, न ही वो कंफर्टेबल होती है, न ही वो विलासिता की या लग्जरी होती है। वह मैन टू मैन वेरी करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर के लिए एक वैन का खरीदना उसके लिए कंपल्शन है, क्योंकि बिना एम्बुलेंस के वह अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो अगर वह खरीदता है तो उसके लिए अनिवार्य आवश्यकता है वह वैन मैं खरीद लेता हूँ इन केस मान लीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा बस इतने होगा कि हमको जाड़े में ठंड नहीं लगेगी, गर्मी में धूप नहीं लगेगी, बरसात में भीगेंगे नहीं। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई बहुत नुकसान नहीं है। हमको 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर जाना है, गाड़ी की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हो जाती है तो इट्स ओके, मेरा कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वह गाड़ी मेरे लिए आरामदायक हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे बिरेज खरीद ले, तो अब उसके साथ यह है कि उसकी सैलरी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वह खरीद लेगा तो सारी सैलरी उसकी किस्त में चली जाएगी गाड़ी के। तो ऐसे में उसके लिए ये विलासिता हो जाएगी ना कि वो अपनी सारी बेसिक आवश्यकताओं को छोड़ के क्या कर रहा है, सीधे गाड़ी ही खरीद ले रहा है। इसका मतलब गाड़ी वही है, लेकिन वह व्यक्ति के बदलने से उसका नेचर क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है ना। तो इसलिए स्वभाव तय करता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिन वस्तुओं के स्थानापन्न बहुत उपलब्ध होते हैं उनके साथ भी मांग की लोच अलग होती है, और जिनका कोई स्थानापन्न नहीं है वहाँ मांग की लोच अलग होती है। जैसे कोई सामान बाज़ार में बिक रहा है, उसका दाम अचानक बढ़ गया, लेकिन उससे मिलते जुलते सैकड़ों सामान बाज़ार में हैं, तब क्या हो गया, आप नहीं दूसरा खरीद लेंगे, आप उसको नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब वहाँ आपकी मांग लोचदार हो जाएगी, यार हो गया दाम पर छोड़ो, इसको मत लो, इसको ले लो। और जहाँ कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ वही एक प्रोडक्ट है, तो कितना भी महंगा हो जाए यू विल हैव टू परचेज इट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपके पास ये विकल्प ही नहीं है कि आप उसको ना लें, तो वहाँ आपकी डिमांड बेलोचदार हो जाएगी। हर हाल में आपको खरीदना है, चाहे आप कीमत जितनी घटे चाहे बढ़े, उससे मतलब नहीं है। तो जो कीमत का असर होगा वो आप पर नहीं होगा। और चूंकि इतनी कंपलसरी है, इतनी अनिवार्य है, तो बहुत मांग बढ़ती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि काम भर का तो आप ले ही रहे हैं पहले से। जो चीज़ बहुत अनिवार्य है वो बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ेगी, क्योंकि काम भर का तो पहले से ही ले रहे हैं आप, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं होगा। इसके अलावा जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे कोई वस्तु ऐसी है जिसके सैकड़ों उपयोग हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कोयला है, कोयले से आप खाना भी बनाते हैं, कोयले से आप कपड़ा भी प्रेस करते हैं, कोयले से आप जाड़े में उसमें बैठ करके आप ताप भी रहे हैं। तो अब अचानक कोयला महंगा हो गया, तो आप सोचेंगे कि यार ऐसा करते हैं कि चलो अब ये तापने वाला कार्यक्रम बंद करके रजाई में ही बैठे रहते हैं। तो आपने एक उपयोग क्या किया, उसका कम कर दिया, तो मांग क्या होगी, घट जाएगी। तो जिनके तमाम वैकल्पिक प्रयोग हैं उनके संदर्भ में मांग लोचदार होती है, क्योंकि फिर वो बहुत सारी चीज़ों में उसका उपभोग क्या करते हैं, लोग बंद कर देते हैं। ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज,
अगर ये है कि उपयोग को टाला जा सकता है, जैसे अभी अचानक कोरोना काल में सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, आपका मन कर रहा था कि ये सामान गाड़ी खरीदें, सोचा बड़ा महंगा, चलो एक आध साल वेट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है अभी। तो जब आपको यह विकल्प रहता है कि आप उपभोग टाल सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोरोना में सभी शादियाँ टल गई ना। क्यों टल गई भाई? क्योंकि वो विकल्प था कि टाला जा सकता है। लेकिन कुछ शादियाँ नहीं टली, तो वो उनके साथ क्या था, कितना भी कोरोना हो, उनको ये है कि टाल देंगे तो पता नहीं बाद में ये करे कि ना करे, लाओ निपटा ही दो, इससे अच्छा है कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वैसे भी कोरोना को अपने हिसाब से डिफाइन किया। जब हमारा मन किया तो हमने कोरोना मान लिया, और जब नहीं मन किया तो क्या कहा, अरे नहीं, जहाँ मेरा जाने का मन था वहाँ मैं चुपचाप चला गया, और जहाँ नहीं मन था, अरे भाई कोरोना में आना जाना प्रतिबंधित है, तो ठीक है ऐसा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिन आवश्यकताओं को आप पोस्टपोन कर सकते हैं वहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई ठीक है बहुत महंगा हो गया, छोड़ो यार 6 महीना नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपकी आय सबसे बड़ा फैक्टर है, और उससे बड़ा फैक्टर है आय का कितना पोर्शन आप किस वस्तु पर खर्च करते हैं। आय आपकी ज़्यादा है तो अगर आप बहुत पर्याप्त पैसा रुपया आपके पास है, यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो बहुत फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जैसे आप सोना चांदी खरीदते हैं, तो जो खरीदते हैं सोना चांदी वो 30,000 में भी खरीदते हैं, 32,000 में भी खरीदते हैं ना, इतना ज़्यादा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही लोग 30,000 वाला खरीदते हैं जो खरीद सकते हैं। जो सामान्य आदमी है वो तो 30 पर भी नहीं खरीद रहा था, तो 32 पर भी नहीं खरीदेगा, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। और जो 30 पर खरीद रहा था वो 32 पर भी खरीद लेगा, बहुत हो गएगा 1-2 ग्राम सोना कम कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लेकिन खरीदेगा। तो बहुत महंगी वस्तुओं पर भी असर नहीं होता है, और बहुत सस्ती वस्तु पर भी असर नहीं होता। जैसे नमक और दिया सलाई पर भी कितना भी दाम बढ़ जाए, कितना बढ़ जाएगा। दिया सलाई आप ये खरीदते हैं, महीने भर चलती है, 1 रुपये की, और 2 रुपये की हो जाए तब भी खरीदेंगे। और कहने को तो 100% दाम बढ़ गया है, लेकिन कोई असर आप पर, क्योंकि आपकी इनकम का बहुत छोटा पार्ट उस पर खर्च होता है। तो इनकम का बहुत बड़ा पार्ट जहाँ खर्च होता है वहाँ भी असर कम पड़ता है अपेक्षाकृत, और जहाँ बहुत छोटा होता है पार्ट वहाँ भी कम पड़ता है। सारा ज़्यादा मारामारी कहाँ होती है, बीच में। और हर जगह स्थिति यही है कि बहुत गरीब भी बहुत परेशान नहीं रहता है, बहुत अमीर भी परेशान नहीं रहता है। जो बीच में मिडिल क्लास है वो क्या होता है, वह परेशान है। बहुत गरीब आदमी है वो ध्यान ही नहीं देता है कि भाड़ में जाए, जहाँ मन करेगा वहीं रहेगा, जैसे रहेगा वैसे रहेगा। उसका मन किया शादी करेगा, मन करेगा नहीं करेगा, मन करेगा बिना शादी के ही रहेगा, मन करेगा तेरे ही करेगा, मन करेगा नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन मिडिल क्लास के साथ समस्या यह है कि उसको अच्छे से शादी भी करनी है, उसको अच्छा स्टेटस मेंटेन करना है, उसको मरने पर तेरही भी 5 लाख में करनी है, और पैसा उसके पास है नहीं। अब बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, उसको इसकी टेंशन नहीं है, वो जो चाहे करे जो चाहे न करे। तो असली फिगर जो समस्या है वो किसको है, उसको समाज भी देखना है, इज्जत भी देखनी है, पैसा भी नहीं है, वो उसी में सुसाइड कर रहा है बिना मतलब। और यही वास्तव में जो जिस समाज की आप परिभाषा करते हैं वो यही मिडिल क्लास है, ईमानदारी से। क्योंकि सारे सामाजिक जो भी नियम और जो भी प्रावधान हैं उनका पालन अगर कहीं हो रहा है तो वो इसी मिडिल क्लास में। बहुत जो गरीब है, बहुत उसका वहाँ भी कोई पालन नहीं है, उनके लिए भी कोई सामाजिक नियम नहीं है, क्योंकि क्या माने, उनके पास मानने लायक कुछ है ही नहीं है, तो क्या माने भाई। और जो बहुत बड़े हैं वो कुछ भी कर दें, उनको आप मानते ही नहीं है कि समरथ के नहीं दोष गोसाई और रवि सुरसरी पावक की नहीं, वही से हाल है। तो कुछ भी करें, आप अभी इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए तो आपको गांव वाले आपका खाना पीना बंद कर देंगे, ठीक है। बहुत अमीर आदमी चाहे जी शादी कर ले, आप तारीफ भी करते हैं, जाके उसके यहाँ खूब दावत भी उड़वाते हैं, एक बार भी उससे नहीं कहते हैं कि तुमको बिरादरी से बाहर किया जाता है, क्यों भाई। तो इसका मतलब है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मिडिल क्लास की, जिसके लिए उसकी इज्जत बहुत प्यारी है, क्योंकि उसके पास वही एक होता ही है।
उसकी भी तो मजबूरी है, उसके पास सिर्फ वही एक है, इज्जत ही है, और वो भी चली गई तब कैसे जिएगा भाई। तो बेचारा उसके लिए जी जान से लगा रहता है अपना। खैर अच्छी बात है, लगा भी रहना चाहिए, उसकी कोई आदत, हैबिट। आपकी आदत भी बहुत तय करती है कि मांग की लोच कैसी होगी। जैसे अगर आप ब्रांड विशेष का टेस्ट आपका है, जैसे बहुत तरह के उपभोक्ता होते हैं बाजार में। जैसे एक आदमी होता है जिसका हो गया, उसने कहा ज़्यादा दुकान कहता है कि मंजन है, तो कहते हैं हाँ दे दो, मंजन दे दो, वो चाहे जो मंजन दे दे उठा करके, कितना पैसा वो दे के चला जाए। ऐसे उपभोक्ता भी होते हैं। दूसरा गया कहा कोलगेट है, उसने कहा नहीं पेप्सोडेंट है, कह दे दो। इसका भी कमोबेश हाल वही है, कम से कम एक नाम जानता था बोल दिया। तीसरा जाता है, वो कहता है ईमो फार्म है, कहता है नहीं है, अब वो नहीं लेता है। पूरे शहर में घूमता है और क्या ढूंढता है, केवल ईमो फार्म, क्योंकि वो ईमो फार्म ही इस्तेमाल करता है। अब ईमो फार्म चाहे 10 रुपये मिले, चाहे 20 रुपये मिले, चाहे 50 रुपये मिले, वो वही खरीदेगा। तो मांग की लोच इसके संदर्भ में कैसी होगी, फिर वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा, तो बेलोचदार है। लेकिन जैसे ही पहला वाला आदमी जो गया था, कहा चाय पत्ती है, कैसा मोहनी है, बाल्टी फ्री है, अच्छा दे दो 2 बाल्टी। चाय नहीं ले रहा है, क्या खरीद रहा है, बाल्टी। मैं अपने परचून वाले के पास गया एक दिन, तो मैंने उसे टाटा की चाय पत्ती मांगी, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा अरे सर इसको क्यों पीते हैं, हम कहा अरे क्यों यार, मुझे अच्छी लगती है। अरे सर हटाइए, ये मोहनी ले जाइए, इसमें एक बाल्टी इतनी बड़ी फ्री है। तो मैंने कहा तो तुम चाय पत्ती हमको दे रहे हो कि बाल्टी दे रहे हो? तो कहा नहीं सर, दे तो चाय पत्ती ही रहे हैं, बाल्टी फ्री है। तो ऐसे भी लोग हैं जो दुकान पर सामान कुछ खरीदने जाते हैं और सामान कुछ लेकर आते हैं। तो जो लोग टेस्ट के पर्टिकुलर टेस्ट जिनका ब्रांड होता है, जैसे आप मार्केट जब पढ़े होंगे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, ओलिगोपोली, उसमें तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा भी बहुत जो ओलिगोपोली है वो यही है, कंपटीशन एमंग फ्यू है, कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन है। उपभोक्ताओं में भी उपभोक्ताओं का कैडर है। जैसे बाजार में हर उपभोक्ता तो सभी है, लेकिन सारे उपभोक्ता एक जैसे नहीं है। जैसे बाजार में सभी उपभोक्ताओं की प्रतियोगिता नहीं है। जैसे बाजार में एक ग्रुप है, ये साबुन ही है, तो साबुन में जैसे एक लक्स है, हमाम है, नीम है, एक ये साबुन का कैडर है। इसके बाद फिर ये थोड़ा पियर्स है, डव है, मोती है, संदल है, फिर इसके और ऊपर एक ब्रांड है। तो बाजार में सबके उपभोक्ता अलग अलग हैं। नीम साबुन खरीदने वाला लक्स वो हम पियर्स और डव नहीं खरीदता है, तो वो कंपटीशन में नहीं है। वहाँ बाजार में उसे कंपटीशन नहीं है, लगता है भले आपको होगी बहुत भीड़ है, ठीक है। तो इसलिए हर कुछ लोगों के बीच में प्रतियोगिता होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल ब्रांड ही इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे सस्ता मिले, चाहे जैसे कोई डनहिल का सिगरेट पीता है तो डनहिल ही पीता है, चाहे वो 750 मिले, चाहे 500 मिले, चाहे 300 मिले। कुछ लोग हैं बस केवल सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट के नाम पर बीड़ी भी पिला दो तो पी लेंगे वो, तो उसे टेस्ट नहीं कहते हैं, ये तो लत है। जो टेस्ट से कोई चीज़ खाता पीता है, जैसे मुझे खाने में अगर कोई चीज़ पसंद है तो मैं वही खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगा ना। जैसे चाय मैं अगर प्लास्टिक के कप में नहीं पीता तो नहीं पीऊँगा, अगर जहाँ केवल प्लास्टिक की ही कप मिल रही है तो वहाँ मैं चाय पीऊँगा ही नहीं भाई। तब न हुआ कि आपका टेस्ट है। अब आप कहीं कुछ भी खा पी लेते हैं, तब इसका क्या मतलब है। गुमटी पर खड़े होकर के चाय हम नहीं पीते तो बिना चाय के चाहे जितना चाय पीने का मन हो नहीं पिएंगे। खाना हम छोटे मोटे होटल में नहीं खाते तो नहीं खाएंगे, चाहे भले बिना खाए सो जाएंगे। तो जब इतना आपका अपने पर नियंत्रण रहेगा तब ना टेस्ट बनेगा भाई। ये कठिन काम है टेस्ट बनाना, कहने से थोड़ा होगा कि नहीं हम बड़े टेस्ट वाले आदमी हैं, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। इस बार नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी। वही जिस वस्तु पर आय का जैसा हिस्सा खर्च होता है, अगर बहुत ज़्यादा खर्च होता है आपने देखा तब भी कोई मतलब नहीं है, और बहुत कम खर्च होता है तब भी कोई बहुत मतलब नहीं है। वो बीच में रहता है, तभी मांग की लोच को वो बहुत इफेक्टिवली प्रभावित करता है। प्राइस लेवल, बहुत महंगी और बहुत सस्ती वस्तुओं की भी मांग बेरोजगार होती है। वैसे ही है जैसा आपने पीछे पढ़ा कि जब वस्तु बहुत सोना चांदी बहुत महंगा है, हीरा बहुत महंगा है, तो हीरा वैसे भी हम कहाँ ले रहे हैं,
कितना रोज खरीदती हो हीरा? तो हो गया, हमें पता ही नहीं हीरा कितने मिलता है, तो उसका दाम बढ़ा कि घटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम पहले से ही हीरा का दाम नहीं जान रहे हैं तो उसके दाम के घटने बढ़ने का क्या फर्क है? तो उस पर भी असर हम नहीं है हमारे ऊपर, और DSLI का घटता बढ़ता भी है तो हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं, उसका भी कोई असर नहीं है। यही बात वो कह रहा है। टाइम, समय अगर ज़्यादा, जैसे आपने मार्शल का पूरा सिद्धांत ही पढ़ा है कि टाइम एलिमेंट में कि समय ज़्यादा रहता है तो मांग की लोच ज़्यादा होती है, समय कम रहता है तो मांग की लोच कम रहती है। ज्वाइंट डिमांड होती है, अगर वस्तु की संयुक्त मांग है तो वो बेलोचदार होती है ना। जैसे ये दो, जैसे पेन और स्याही है, इनको आप ज्वाइंटली ही मांगेंगे, अलग अलग इनको मांग नहीं सकते हैं। तो ऐसे संयुक्त मांग जिन वस्तुओं की होती है वो उनकी मांग प्रायः बेलोचदार होती है। ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसका महत्व क्या है? सबसे पहला है, इसका होता है एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में। आपने एकाधिकारी को पढ़ा है कि वह मूल्य विभेद करता है। तो मूल्य विभेद वह अर्थात मूल्यों का अलग अलग बाजारों में अलग अलग निर्धारण करता है। तो वह इसी के आधार पर जहां मांग लोचदार होती है वहां कम मूल्य रखता है, मात्रा ज़्यादा बेचता है, और जहां मांग बेलोचदार होती है, आपको याद होगा, थोड़ा मुश्किल है आपको याद रहे, लेकिन फिर भी हमको पूछने में किया जाता है। आपने एक चित्र एकाधिकारी मूल्य विभेद में आसान वाला पढ़ा था, ये देखिए, याद है कुछ? यहाँ ये प्राइस तय करता है, ये है MR है, ये है MR है, ये है AR है, ये बस जस्ट रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं। ये मान लो यहाँ तय हो जाता है, तो यहाँ ये, यहाँ कीमत कम रखता है, मात्रा ज़्यादा बेचता है, और यहाँ मात्रा कीमत क्या करता है, बहुत ज़्यादा रखता है, मात्रा यहाँ कम बेचता है। तो यहाँ कीमत ज़्यादा रखता है क्योंकि मांग बेलोचदार है, यहाँ मांग लोचदार है, इसलिए यहाँ जो है कम रखता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग भी इसको आप बना सकते हैं, ये जो नहीं यहीं से आप बनाएं, सिर्फ दिखाने के लिए है कि जहाँ बेलोचदार होगा वहाँ मांग ज़्यादा रखेगा, और जहाँ लोचदार होगी वहाँ कीमत कम रखेगा, मात्रा ज़्यादा रखेगा। ठीक है। तो इस तरह मूल्य निर्धारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मांग की लोच का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। और जो संयुक्त पूर्ति होती है उन वस्तुओं के भी मूल्य निर्धारण में मांग की लोच का प्रयोग किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ वित्त मंत्री को है। वित्त मंत्री जब दो मुख्य कार्य करता है, कर लगाता है और छूट देता है। कर लगाता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि उन वस्तुओं पर कर लगाए जिनकी मांग बेलोचदार है, ताकि मूल्य बढ़े तो उनकी मांग न घटे, नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह छूट जब देता है तो उन वस्तुओं पर छूट दे जहाँ जिससे कि असर कम पड़े। तो मांग की लोच के आधार पर हम टैक्स और सब्सिडी का डिवीज़न करते हैं। तो इसलिए वित्त मंत्री को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ लगाए, कहाँ ना लगाए। टैक्स का बर्डन वही है, कर भार का वितरण करते समय भी इस तरह लगाए कि वो मांग की लोच को ध्यान में रखे कि कहाँ प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, कहाँ प्रभाव कम पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपने पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त तय होती है वह वास्तव में निर्यात और आयात की लोच से ही तय होती है। या कह दो कि इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग और पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो देश के भीतर मांग और पूर्ति की लोच है वही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय मांग और पूर्ति है। मांग को तुम आयात कह सकते हो, पूर्ति को तो निर्यात कह सकते हो। तो वह लोच जैसी है उसी के आधार पर मूल्य तय होगा। जैसे हम लोग अनाज का निर्यात करते हैं और अनाज विदेशियों के लिए खरीदना उनकी मजबूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब गेहूं और चावल दाल बेचते हैं, वो तीनों खाते ही नहीं। तब आप जैसे ही थोड़ा सा दाम बढ़ाएंगे तो वो कहेंगे अब हम खरीदेंगे ही नहीं। यानी हमारे सामान की मांग उनके लिए बेलोचदार है कि लोचदार है? बेहिसाब लोचदार है। जहां भी बढ़ाएंगे वो लेना बंद कर देंगे क्योंकि वो खाते ही नहीं हैं।
अब उनका सामान हम जो खरीद रहे हैं, देखिए क्या खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, केमिकल खरीद रहे हैं, पता चला कि हम यूरेनियम खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, और इनको खरीदना हमारे लिए क्या है, हमारी मजबूरी है कि हमको खरीदना है। इसका मतलब हमारी मांग पूर्णतया बेलोचदार है। वी जस्ट हैव टू परचेज एट एनी कास्ट। तो व्यापार शर्त किसके पक्ष में होगी? हमेशा व्यापार शर्त उन्हीं के पक्ष में होगी, हमारे पक्ष में नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जो बेचते हैं वो उनके लिए खरीदना उनकी मजबूरी नहीं है, और जो वो बेचते हैं वो खरीदना मेरे लिए मजबूरी है। तो इसलिए मांग की लोच बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका निभाती है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के निर्धारण में। ठीक है, बहुत सारा फिगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ऑफर करो पढ़ा है, देय वक्र पढ़ा है कहीं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय दर के निर्धारण में ऑफर कर नहीं पढ़ा है, ये चीज नहीं पढ़ा है। ये जब मांग की लोच बदल जाती है तो देखो विनिमय दर बदल जाती है। ये जब अधिक लोचदार हो जाती है तो इसके से दूर चली जाती है और इससे पास चला आता है। ये चित्र जो है वो लोच से ही तय होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर आपके पक्ष में होगी या आपके विपक्ष में होगी। इसके अलावा जो है, जो राष्ट्रीयकरण की नीति थी, जैसे बहुत सारी चीज़ों का पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, अब अलग बात है कि आज हम सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके पीछे कारण यही था, उन वस्तुओं का जिनकी मांग बेलोचदार थी, जिनको खरीदना सबकी मजबूरी थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये सब अगर निजी हाथों में दे देंगे तो वह मनमानी वसूल करेंगे, क्योंकि इनका उपभोग अनिवार्य है। बिना पानी के कोई नहीं रह सकता, बिना बिजली के कोई नहीं रह सकता। इसलिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था कि सरकार इन पर नियंत्रण रखेगी और उपयोगिता के अनुसार इनका वितरण करेगी, मनमानी शोषण नहीं करेगी। अब आज सरकार चाहे जो दलील दे करके प्राइवेट कर दे, वास्तव में वह समाज हित में नहीं हो सकता है। हर चीज़, जैसे आपको बिजली इतने आराम से मिल रही है, जिस दिन पूरी प्राइवेट हो गई उस दिन 50% लोग बिना बिजली के हो जाएंगे, सब घर में दीपक जल जाएंगे और निश्चित जल जाएंगे, क्योंकि तब आप उस लेवल पर, अभी ये दुरुपयोग हो रहा है, ये हो सकता है कि लोग बेईमानी कर रहे हों, ये हो सकता है कुछ लोग चोरी भी कर रहे हों, तो आवश्यकता उन कमियों को दूर करने की है। समाज हित में उसका प्राइवेटाइजेशन कोई सही सलूशन नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था कि ये जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनकी मांग बेलोचदार है, उनमें निजी क्षेत्र मनमानी न कर सके, करेगा ही। जैसे अगर हमको एकाधिकार प्राप्त हो जाए बिजली सप्लाई करने का, तो निश्चित रूप से हम तो अपने हिसाब से बेचेंगे बिजली ना, और हमारे लिए फिर क्या फर्क पड़ता है आपके घर में बिजली रहे चाहे न रहे। सरकार अभी मुफ्त में पोल गड़वाती है ना, विद्युतीकरण कराती है गांव-गांव जा करके, हम थोड़े कराएंगे। जब हमारे पास हो जाएगा तो हमको आप पैसा देंगे तो आपके यहाँ लगा देंगे, आप नहीं देंगे तो आपके यहाँ नहीं लगाएंगे, बात खत्म हो गई। तो इसलिए ये राष्ट्रीयकरण की जो नीति थी उसमें मांग की लोच का ही वास्तव में फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था, और वह इस पर अब पता नहीं क्यों बिल्कुल सरकार फोकस नहीं कर रही है। सब प्राइवेट, सब प्राइवेट, सब प्राइवेट। हम सारी बुराइयां हम मान सकते हैं कि लोग बेईमानी कर रहे हैं, लोग का बहुत क्रियाशील नहीं है, लोग बहुत अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब में सुधार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप इन सबको समाप्त कर दिया जाए। जैसे अगर किसी उंगली में चोट लग जाती है तो उसके ऑपरेशन की आवश्यकता है, ठीक है, उंगली ही काट दीजिए, ये कोई इलाज थोड़ा है उसका, तो बहुत उचित नहीं है। खैर सरकार कुछ सोच रही होगी। इसके अलावा पॉवर्टी या पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, एक गरीबी का विरोधाभास है। ये इसी मांग की लोच के कारण ही होता है कि अनाज खूब बेहिसाब पैदा हुआ, पिछले साल से दुगना पैदा हो गया, लेकिन किसान पिछले साल से आधा गरीब हो गया। ये कैसे हो गया भाई? जब अनाज इतना पैदा हुआ तो उसको तिगुना धनी होना चाहिए था ना, यही हुआ, इतना ज़्यादा हो गया और ऐसी वस्तु पैदा हुई जिसकी मांग बिल्कुल कैसी है, एकदम लोचदार है। जरा सा भी आप इतना ज़्यादा पैदा हो, मूल्य इतनी ज़्यादा कम हो गया उसका कि अब उसको आपकी इनकम पहले से कितनी हो गई, आधी हो गई। अर्थात उपज बढ़ गई और इनकम क्या हो गई, आधी हो गई। अगर वह वस्तु होती जिसकी मांग बेरोजगार होती तो खूब ज़्यादा उत्पादन हुआ और खूब ज़्यादा लोग खरीदते, खूब कीमत रहती, तब तो फायदा होता। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं था, ज़्यादा कितना हुआ लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। आलू कभी कभी ऐसा होता है कि आलू
ऐसा भी समय आता है आलू के संदर्भ में कि कभी कभी लोग कहते हैं अच्छा बोरा ही खरीद लीजिए, आलू छोड़ दीजिए। कोल्ड स्टोर में ऐसा भी समय आया कि लोगों ने कोल्ड स्टोर में सारी आलू छोड़ दी, केवल बोरा ले लिया उसमें, क्योंकि निकालना, ले जाना और बेचना महंगा पड़ रहा था वहाँ से। तो ज़्यादा होने से आलू क्या फ़ायदा हुआ, इससे चेक कम होता। इसीलिए कभी कभी कुछ ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं, कुछ देश बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है अनाज का, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बल्कि ये भी कहा था भाई समाज हित में डिस्ट्रॉय करने के बजाय किसी को बांट दीजिए। तो बांट देना सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन उन किसानों के लिए जिन्होंने उपज किया हुआ है उनके लिए मूल्य का गिर जाना कतई अच्छा नहीं है। मूल्य एक लेवल पर बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि उसे नष्ट कर दिया जाए। तो आप सबके हित को देखेंगे ना, जैसे एक आदमी का हित देखेंगे, एक आदमी का नुकसान थोड़ा हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, जैसे इसका रोजगार पर भी असर, से ऑटोमेशन हो गया मान लीजिए, तो जब स्वचालीकरण हो गया हर चीज़ का, तो एक बार बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन जब उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा और उससे सस्ते में ज़्यादा वस्तु मिलने लगेगी तो लोगों में मांग बढ़ेगी। तो मांग बढ़ेगी तो ज़्यादा उत्पादन होने की संभावना बढ़ेगी, इसलिए अब नया रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेशन से शुरू में बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद फिर रोजगार क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, यदि अन्य बातें समान रहें तो। ठीक है, यदि ऐसी वस्तु का उत्पादन उससे हो रहा है जिसकी मांग लोचदार है, मतलब खूब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो लोग खूब खरीद भी रहे हैं, तो अपने आप रोजगार बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह मांग की लोच का पूरा जितना भी उसमें कंटेंट शामिल था सब हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग उसके बाद थियरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक इसमें उत्पादन और उत्पादन के साधन का वीडियो हमने पहले से डाल रखा है BO1 में रिकॉर्ड करके, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और हम लोग कल से पढ़ेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है।